जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। तो माई सेल्फ हियर योर एच जी सर हियर टू टीच यू द 11th 12th बीकॉम एज वेल एज लॉ चैप्टर ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन सभी बीकॉम वाले बच्चों के लिए, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एडिशनल तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज मैं लेके आ रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक का चैप्टर, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच, जो कि सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाली वीडियो स्पेशली बीकॉम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम 3 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है तो ऑलमोस्ट ठीक है, गुड है, उनके लिए भी ये अच्छी चीज़ है भाई। फास्ट ट्रैक है, ऑब्वियसली बात है, आपने जो बड़ी बुक पढ़ रखी है, आप अब वो सारा कॉन्सेप्ट आप एक छोटी बुक में करोगे, ठीक है ना। फास्ट ट्रैक बैच में इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि पेपर के दिन बहुत ही कम बच रहे हैं। जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं कर रखा तो वो इनसे रिवीजन भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने भाई रिवीजन कर लिया है तो उनको मतलब गो थ्रू करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ फास्ट ट्रैक इकोनॉमिक बैच। इसके अंदर क्या होगा, देखो भाई, ऑब्वियसली बात है, फास्ट ट्रैक बैच है तो ऑब्वियसली बात है मैं इसकी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर लगा दूंगा। रोज़ दोनों सब्जेक्ट की वीडियो आती रहेगी। आप सभी को ये वाली वीडियो अपने सभी बीकॉम वाले बच्चों के साथ शेयर करनी है, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो जाए। और फास्ट ट्रैक बैच की जो ये मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपने कोई एक बुक पढ़ी होगी, वो 360 पेज की होगी। मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स का 90 पेज के अंदर लेके आया हूँ, ठीक है ना। फिर पेपर के पास में मैं ओनली 20 पेज में, मतलब 20 पेज में आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स को लेके आऊँगा, जिसमें मैं मतलब इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि जो पेपर के पास में जो आएगा। अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैंने मान लो सारा इंपॉर्टेंट अगर अभी बता दिया तो ऑब्वियसली बात है बच्चे तैयारी नहीं करेंगे उसके लिए। और प्लीज़ कोऑपरेट करके चलना, मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी नहीं हरा पाएगा। मेरे लॉ के बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इकोनॉमिक्स का बैचेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट के भी मेरे वीडियो आने वाली है, आज डल जाएगी मेरी बिजनेस की भी। थैंक यू। तो चलिए सॉरी, करते हैं अपना आज का सेशन स्टार्ट कि क्या बोलता है। देखो, फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपन को कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को रिवाइज करना है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये अपन को एक चैप्टर है, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ह्यूमन वांट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन एनालाइज को अपन को पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट को पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्राइसिंग को अपन को पढ़ना पड़ेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट अपन को पढ़ने हैं। तो चलिए भाई, आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है मेरे एच जी सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए क्या बात करता है। देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था, इकोनॉमिक्स कैसे आई थी। तो क्या बात बोलता है कि द टर्म इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। उसका ग्रीक वर्ड कौन सा? ऑक्सीस, जिसका मतलब है हाउसिस, एंड नोमोस, मतलब जिसका मतलब है मैनेज। दीज टू वर्ड वर मैनेज ओकिमा, मतलब जो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है ना, वो किससे डिराइव्ड हुआ था? ओकिमा से। किससे डिराइव्ड हुआ था? ओकिमा से। इट मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। मतलब ये एमसीक्यू पॉइंट भी बन सकता है, या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? ग्रीक वर्ड जिसका नाम था ओकिमा, जिसका मतलब क्या था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। समझ में आया? इन अर्लियर पीरियड इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद द पॉलिटिकल्स, मतलब जो पहले के टाइम पे ना इकोनॉमिक्स है ना, अपन बोला करते थे कि वो पॉलिटिकल्स के लिए मतलब बोली जाती है, मतलब पॉलिटिकल काम ही करती थी। सो द अर्लियर इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल इकोनॉमी। और फिर जो पहले वाली इकोनॉमी थी ना, उसको अपन क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी बोला करते थे, ठीक है ना। द सब्जेक्ट नेम वाज चेंज बाय द पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स बाय द एल्फ्रेड मार्शल। तो अपन बोल सकते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल थे। पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स के अंदर कन्वर्ट करने वाले कौन से बंदे थे? एल्फ्रेड मार्शल। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एल्फ्रेड मार्शल थे। आई बात समझ में? एक बार मेरे साथ दोबारा से रिपीट करना, क्या बोला गया है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, वो कौन से वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है? वो ग्रीक वर्ड का नाम क्या था? ओकिमा। ओकिमा का मतलब क्या था? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है ना। पहले के समय में इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? पॉलिटिकल, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया था पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी को इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कन्वर्ट करके लाया है? एल्फ्रेड मार्शल। आज इसको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में?
इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? दे आर द 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। वट दे आर? वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। जस्ट अ मिनट। हाँ, वेल्थ डेफिनेशन किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। वेलफेयर की जो डेफिनेशन थी वो किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी थी? रॉबिन्सन ने दी थी। ग्रोथ की डेफिनेशन किसने दी थी? पाउल ए सैमुअल, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एमसीक्यू में बहुत बार पूछे भी गए हैं, ऑलमोस्ट हमेशा पूछे गए हैं, तो आपको भी प्लीज़ ये चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ें रिवाइज होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन वेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। वेल्थ के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने, अगर जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं तो प्लीज़ वो बेस्ट है। जिन्होंने नई नोट्स बना रखे हैं ना, तो भाई प्लीज़ इस वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है तो आप उसके साइड में लिख सकते हो, ताकि आपको पेपर से एक रात पहले पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो वेल्थ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं अपन। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफाइन, जस्ट अ मिनट, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डिफाइन इकोनॉमीज as the science of wealth. Adam Smith in the famous book An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, which was published in 1976, describe economic systematically। मतलब जो वेल्थ की जो डेफिनेशन है ना, वो कौन लेके आया था? एडम स्मिथ लेके आया था। कौन सी बुक में लेके आया था? एन इंक्वायरी इनटू द कॉज एंड इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के अंदर उसने डिफाइन करी थी, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 के अंदर। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब जो है ना इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या है? वो इंक्वायरी करती है किसकी? नेचर और कोज किसका? वेल्थ ऑफ नेशन की। मतलब नेशन की क्या वेल्थ है, क्या औकात है नेशन की, मतलब कितनी उसके पास जीडीपी है, कितनी उसके पास मतलब क्षमता है, कितनी उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी उसके पास फैक्ट्री है, कितनी उसके पास इंडस्ट्री है। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? वेल्थ के अंदर आती है। अब बात करते हैं अपन वेल्थ डेफिनेशन है द फॉलोइंग मेन फीचर। वेल्थ के पास क्या होता है? कुछ ना कुछ फॉलोइंग मेन फीचर है। तो फर्स्ट क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ मतलब क्या बताता है? स्टडी ऑफ वेल्थ का मतलब फर्स्ट फीचर बोलता है स्टडी ऑफ वेल्थ। तो क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, द ओनली पर्पज स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज वेल्थ। मतलब भाई अपन ने वेल्थ की जो डेफिनेशन पढ़ी ना, वेल्थ की डेफिनेशन में क्या था? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज किसकी? ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसके अंदर ही अपन को पढ़ना पड़ता है प्रॉपरली स्टडी द इकोनॉमी इज वेल्थ। जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा ना, तो उसमें यही बताया गया कि है ना, जो इकोनॉमी है ना, वो वेल्थ बताती है किसकी? नेशन की। अब दूसरा बात करते हैं अपन स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स। द टर्म wealth has been used only for material goods like table, chair, book, pen, etc. Non-material goods like service, teacher, engineer, doctor do not have considered as a wealth। मतलब ये अब बताएगा स्टडी ऑफ मटेरियल गुड, मतलब कि मटेरियल गुड्स के मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि वेल्थ के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? चेयर, बुक, टेबल, पेन एक्सेट्रा। मतलब इनकी प्रोडक्शन, ये भी इसके अंदर किसके अंदर आती है? वेल्थ के अंदर आती है। नॉन मटेरियल चीज़ों को ये इंक्लूड नहीं करता, लाइक टीचिंग को, डॉक्टर को, इंजीनियर को ये इंक्लूड नहीं करता, ठीक है ना। कोज ऑफ वेल्थ क्या है? कोज ऑफ वेल्थ क्या है? इकोनॉमिक्स इज इंक्वायरी इनटू द कोज ऑफ इंक्रीज इन वेल्थ। मतलब ऑब्वियसली बात है भाई, अगर अपन वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? अपनी औकात को ही बढ़ाएंगे ना, समझ रहे हो ना भाई। अगर अपन ने देखा है वेल्थ का मतलब यही तो होता है भाई उस नेशन की क्या औकात है, मतलब कितना वो प्रोडक्शन कर रही है, कितना उसकी जीडीपी है। तो कोज ऑफ वेल्थ मतलब क्या है भाई? अपन को अपनी वेल्थ को इंक्रीज ही तो करना है, ठीक है ना। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं अपन हाँ, अब बात पढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की, मच एम्फेसिस ऑन वेल्थ। मतलब क्या था? फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री द क्लासिकल इकोनॉमिक्स गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू वेल्थ। मतलब अगर अपन को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है तो अपन को अपनी वेल्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। वेल्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा।
अब जस्ट अ मिनट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। हाँ, अब बात करते हैं अपन वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में। वेलफेयर डेफिनेशन क्या थी? वेलफेयर क्या थी? नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स लाइक एल्फ्रेड मार्शल, कैनन, एसी पिगौ हैज़ डिफाइंड इकोनॉमी इन टर्म ऑफ वेलफेयर, देयरफॉर देयर डेफिनेशन वाज डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर डेफिनेशन। मतलब वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने, एसी पिगौ ने और कैमन ने, इन सभी ने मिलकर वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। एल्फ्रेड मार्शल इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1980, ठीक है ना, स्ट्रेस ऑन मटेरियल वेलफेयर रेदर देन द वेल्थ। मतलब उन्होंने वेलफेयर के ऊपर बताया, ना कि वेल्थ के ऊपर बताया। तो देखो इसमें इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्या बताया गया? तो एल्फ्रेड मार्शल, कैनन और एसी पिगौ, इन तीनों ने मिलकर वेलफेयर की डेफिनेशन दी थी। और एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि पब्लिश हुई थी 1980s के अंदर, उसमें उसने वेलफेयर को बताया, वेलफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, ना कि वेल्थ को। समझ में आया? अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वेलफेयर की क्या थी। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब अपन को पता ही है कि भाई देखो इकोनॉमिक्स क्या होती है, अपन पता ही, अपन ने मतलब रिसेंटली, मतलब अपन पहले बच्चे, मतलब 8th 9th 10th क्लास तक या अपन 11th क्लास तक अपन ने क्या पढ़ के आए हैं? इट इज़ द इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यही बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब एक ह्यूमन की स्टडी करना एक बिजनेस लाइफ में, उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट एग्जामिन द पार्ट of individual and social action which are the most closely connected with the attainment use material request as of well-being। मतलब एक अच्छी लाइफ के लिए जो जो चीज़ें यूज़ होती है, जो जो चीज़ें एक ह्यूमन बींग्स को चाहिए, वो सारी की सारी क्या किसके अंदर आती है? वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है ना। तो यही बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examine the part of individual as well as social action which are most closely connected with the attainment use of material request of well-being। मतलब एक अच्छी लाइफ को, एक स्टैंडर्ड की लाइफ जीने के लिए जो जो ह्यूमन बींग यूज़ करते हैं मटेरियल को, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में बताना, वो सारा का सारा वेलफेयर के अंदर आता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और वेलफेयर की डेफिनेशन किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। अब बात करते हैं अपन द मेन फीचर ऑफ द मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। मतलब अब अपन ने वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके साथ साथ फीचर पढ़े थे। अब अपन वेलफेयर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो उसके फीचर भी पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट क्या पढ़ता है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इज़ रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि रिलेट करता है वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए अपन वेलफेयर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या मतलब? एवरी पर्सन एक्ट मेनली टू अर्न एंड कलेक्ट वेल्थ एंड स्पेंड दोज अर्निंग टू गेट द मैक्सिमम इंजॉयमेंट। देखो हर कोई बंदा आज के दिन कमाता है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं ऑब्वियसली बात ना कुछ कमाता हूँगा। मैं आपके फादर कहीं जॉब करते तो ऑब्वियसली बात है भाई कमाते होंगे, समझ रहे हो ना। तो हर बंदा कोई ना कुछ ना कुछ कमाता है। और वो किसके लिए कमाता है भाई? अपनी लाइफ जीने के लिए कमाता है। मैं ऑब्वियसली बात है भाई मैं कमा रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली बात है ना भाई मैं इंजॉयमेंट के लिए कमा रहा हूँ। मतलब आगे जाके भाई ऑब्वियसली बात है फैमिली को भी दूंगा, साथ साथ मैं खुद 1% तो 2% या 3% मैं खुद के ऊपर भी तो खर्चूंगा। मैं खुद की लाइफ भी तो एंजॉय करूंगा अगर मैं कमा रहा हूं तो यही बताया गया एवरी पर्सन एक्ट मेनली टू अर्न एंड कलेक्ट वेल्थ। हर कोई बंदा अपनी औकात बनाने के लिए कमाता है, अपनी औकात बनाने के लिए कमाता है। और जो कमाता है ना वो अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्चता है, अपने इंजॉयमेंट के लिए खर्चता है। मतलब मान लो कि आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, कल को मान लो मतलब अभी मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे को कोई मान लो कार पसंद आ गई तो मैं ऑब्वियसली बात है भाई मैं 1 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे को कार चाहिए, तो मैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए मतलब अपनी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं उस कार को लूँगा। समझ रहे हो ना। तो हर कोई बंदा करता है। मार्शल कॉल्ड दिस एक्टिविटी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसी को ही मार्शल ने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ कहा गया है। अब थर्ड बात करते हैं अपन मटेरियल रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी ओनली दोज एक्टिविटी ऑफ मैन विच आर रिलेटेड टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट। मतलब इसके अंदर बताया गया इकोनॉमिक्स है ना वो ही
चीज़ को काउंट करता है या फिर वही चीज़ को इंक्लूड करता है जिसके अंदर अपन को मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लाइक मेरे को मेरी अच्छी लाइफ जीनी है तो ऑब्वियसली बात है मेरे को एक स्टैंडर्ड का घर बनाना पड़ेगा, मेरे को एक स्टैंडर्ड की गाड़ी लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है अभी मान लो कि आप आगे जाके बढ़िया नौकरी लग जाओगे तो ऑब्वियसली बात है भाई आपको खुद की भी स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अपनी खुद की स्टैंडर्ड लाइफ बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो कैसे बनाएंगे, वो अपन भाई इकोनॉमिक्स में मटेरियल यूज़ करके बनाएंगे। कोई भी चीज़ प्रोडक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है ना उसका कंजम्पशन तो होगा ही होगा ना। एल्कोहल बन रही है उनका प्रोडक्शन हो रहा है तो कोई ना कोई कंजम्पशन भी कर रहा है। रोल्स रॉयस बन रही है, लाइक BMW बन रही है, ऑडी जो ये ऑटोमोबाइल बन रही है मतलब गाड़ियाँ बन रही है, ऑब्वियसली बात है इनका प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन भी तो हो रहा है जब भी तो बना रहे होंगे। तो यही बताया गया इकोनॉमिक्स वही चीज़ इंक्लूड करती है जिसके अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट हो। समझ में आया। स्टडी ऑफ रियल मैन क्या होता है? इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द रियल मैन इन द सोसाइटी हु पोजेस सेवरल क्वालिटीज टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब रियल मैन को अपन ने कैसे डिफाइन किया है, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर वो ही चीज़ें, मतलब वो ही रियल मैन कहा जाता है जिसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी हो और उस क्वालिटी से वो अपनी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है। लाइक एक अपन एग्जांपल में बोल सकते हैं टाटा, समझ रहे हो ना, रतन टाटा भाई उनके अंदर कुछ क्वालिटी थी, उन्होंने अपने के साथ साथ अपनी वेलफेयर मतलब अपनी जो सोसाइटी है वेलफेयर उनका भी भला करा। टाटा ट्रस्ट खोला, मतलब भाई टाटा के लिए मतलब जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डोनेशन दिया उन्होंने। तो ये क्या था, मतलब वही रियल मैन होता है जो कि भाई साथ खुद भी डेवलप हो साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी डेवलप करे। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ सॉरी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि आपके फादर का बड़ा बिजनेस है, आपने 3-4 बंदे को हायर कर लिया अपने बिजनेस के अंदर। तो क्या करा भाई, देखो आप खुद भी बढ़ रहे हो, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपकी ग्रोथ हो रही है, आपका स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है। साथ साथ आपने 3-4 बंदे अपने वर्कर में रख रखे हैं, मतलब वर्कर लगा रखे हैं दुकान पे। ऑब्वियसली बात है भाई आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है तो साथ साथ उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, उनको भी काम मिल रहा है। और मान लो आपका बढ़ता गया, आपने 4 लगा रखे थे, आपने 8 लगा लिए, फिर 12 लगा लिए, तो आप 12 बंदों का वेलफेयर भी बढ़ा रहे हो, तो आप भी रियल मैन में काउंट होगे। समझ में आ गया, इसको ही अपन रियल मैन बोलते हैं। ओके, अब 5th पॉइंट क्या बोलते हैं? अ साइंस इज एन आर्ट, अ साइंस एंड एन आर्ट, मतलब दिस डेफिनेशन डील विद द इकोनॉमिक बोथ एंड साइंस एंड आर्ट। मतलब इसमें बताएगा जो इकोनॉमिक्स है ना वो साइंस के साथ साथ भी डील करती है और साथ साथ आर्ट के बारे में भी डील करती है। आगे पढ़ेंगे इसका बड़ा टॉपिक। लॉजिकल एंड सिग्निफिकेंट डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ वेल्थ but a study of means and approaches to increase the welfare of the study of the society। मतलब इकोनॉमिक्स है ना वो साइंस नहीं, अपन उसको ये नहीं बोल सकते कि बस वो साइंस है, साइंस ऑफ वेल्थ नहीं है वो, साथ ही साथ क्या है वो मीन्स एंड अप्रोचेस है जिसके लिए अपना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बढ़ता जाता है अपना वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बढ़ता जाता है। आई थिंक सो आपको वेलफेयर की भी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं अपन स्कैर्सिटी डेफिनेशन के बारे में। स्कैर्सिटी डेफिनेशन के बारे में अपन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं। इन 1932 रॉबिसन ब्रॉट आउट ऑफ हिज फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस एंड इंट्रोड्यूस द स्कैर्सिटी डेफिनेशन। मतलब एक रॉबिसन नाम का बंदा था, उसने 1932 में अपनी एक फेमस बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसने उसके अंदर स्कैर्सिटी डेफिनेशन दी। अब स्कैर्सिटी डेफिनेशन क्या होती है? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर्स मीन विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। समझ में आ गया। और ये किसने दी थी? रॉबिसन ने दी थी। मतलब मैं बताता हूँ, देखो क्या बताया गया है। इकोनॉमिक्स इसने जो रॉबिसन है ना उसने कहा था कि साइंस मतलब इकोनॉमिक्स है ना वो साइंस है जो कि स्टडी करती है कि उसका ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है और रिलेशनशिप बनाती है किसके बीच में? रिसोर्सिस के बीच में और ह्यूमंस के बीच में रिसोर्सिस का बनाती है, मतलब उनके बीच में रिलेशनशिप बनाती है। आपको पता ही है आजकल देखो भाई ह्यूमन के पास अनलिमिटेड डिमांड्स होती है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है। अगर मान लो आज मेरे पास कोई भी मान लो मतलब जैसे नॉर्मल मान के चल लो, मेरे पास अगर मान लो कोई भी गाड़ी है,
कोई भी 8 लाख की है, अब मेरा क्या होगा, मैं नेक्स्ट गाड़ी वो 15 लाख की लूँ, मैंने वो 15 लाख की भी गाड़ी ले ली, मेरे फिर आगे क्या होगा, मैं 25 लाख की गाड़ी लूँ, तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास अनलिमिटेड वांट्स है, बट रिसोर्सिस तो कम है ना भाई। मैं कमाऊंगा, अगर मान लो मेरे को 25 लाख की गाड़ी चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ना, मेरी कम से कम मंथली इनकम या फिर मैं पर एनम इनकम मेरी कम से कम 30 लाख तो होनी चाहिए ना। ये तो बात मान के चल रहे हो ना, पर एनम इनकम अगर मान लो मैंने फाइनेंस पे ली तो भाई ऑब्वियसली बात है 25 लाख का ब्याज भी तो देना पड़ेगा मेरे को, 25 लाख फिर ब्याज प्लस साथ साथ उसकी कॉस्ट भी तो देनी पड़ेगी, तो मेरे को कम से कम 30 लाख तक कमाना पड़ेगा, जब भी मैं कहीं जाके सोच सकता हूँ कि मैं 25 लाख की गाड़ी लूँगा। ये बात तो आप मान रहे हो ना। तो यही बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब अपन वो रिसोर्सेज यूज करेंगे। स्केयर्स का मतलब क्या है बताया गया इसमें, रिसोर्सेज के बारे में बताया गया। अपन वो रिसोर्सेज यूज करेंगे जिसके अल्टरनेटिव यूजेस है, अपन वो मतलब उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे जिससे अपन डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। आई बात समझ में। रॉबिन्सन डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फैक्ट, मतलब इसके फ्लोइंग फैक्ट के ऊपर बात करती है रॉबिन्सन की। क्या? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। इकोनॉमिक्स क्या एक साइंस है, और वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड है, हर ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है। मीन्स आर स्केयर, मतलब जो रिसोर्सेज ना वो अपने पास थोड़े हैं, ठीक है ना। मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और वो रिसोर्सेज अपन को यूज करने चाहिए जो कि अपन को क्या करे, बेटर मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे और अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन करे। समझ में? अपन को वो रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। अब लाइक आपके लिए एग्जांपल उठा के बताता हूँ। देखो, आप अभी ऑब्वियसली बात है मतलब कॉलेज लाइफ में हो, कोई सीए की तैयारी कर रहा है, कोई बीकॉम की तैयारी कर रहा है। भाई क्या है आपके अभी क्या है, मतलब वांट्स ज़्यादा है, मतलब अभी आपके क्या है सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, मैं जल्दी से सीए बन जाऊँ। सीए बन के क्या करोगे भाई, मेरे को बढ़िया सा घर बनाना है, मेरे को बढ़िया गाड़ी लेनी है, बढ़िया ऑफिस करना है, या फिर मतलब मेरे को प्रैक्टिस करनी है, या फिर मेरे को टीचर बनना है। तो ये क्या है आपकी भाई डिमांड, मतलब वांट्स ही तो है, आपके पास अनलिमिटेड वांट्स है, पर रिसोर्सेज तो आपके पास कम है ना, क्योंकि आपको पता नहीं भाई आप कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं पता आप कितने टाइम में सीए बनोगे। या फिर बीकॉम, भाई ऑब्वियसली बात है भाई मैं मेरे बीकॉम करने के बाद मेरे को एमबीए करनी है, तो मतलब टाइम ज़्यादा है, रिसोर्सेज मतलब ऑब्वियसली बात है आपके पास रिसोर्सेज कम है। समझ रहे हो ना। अगर एक एग्जांपल उठा के ले चलो, जैसे आपके मान लो फादर का बिजनेस है, आपके फादर भी सोचते होंगे कि आज भाई मेरे पास मान लो 4 वर्कर लग रहे हैं, तो मेरे को कल एक बड़ा मतलब मॉल सा बनाना है। मान लो एक किराने की शॉप है आपके फादर की, वो बड़ा मॉल बनाना है, जैसे ईजी बाजार हो गया, या फिर अपन बोलते हैं जियो वाला हो गया, जैसे मतलब ये डी मार्ट हो गया, ऐसे मेरे को एक मार्ट खोलना है खुद का। तो ऑब्वियसली बात है भाई उसमें देखो वांट्स हाई है, मतलब आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज तो कम है ना भाई। पैसे भी चाहिए उसके लिए, आपको एक लैंड भी चाहिएगी, लेबर भी चाहिएगा, साथ ही साथ कैपिटल भी चाहिएगी, तो सारी चीजें चाहिए ना, वो तो अपने पास कम ही है ना। समझ रहे हो। तो जब भी ये किसके अंदर, स्कैरसिटी के अंदर आई है सारी की सारी बातें। आई थिंक सो आपको स्कैरसिटी की डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन फीचर्स के बारे में। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स given by Robinson has a following main feature. Economics is a science. According to Robinson एक ही है। Economics is not an art or a normative science. It is a science which study the cause of economic problem and do not study its merits and demerits. मतलब ये सीधा यही बताया गया है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मतलब अपन बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि अपने कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बेस्ड करती है। जैसे साइंस में अपन ने पढ़ा है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन के अपन को वाटर देंगे, तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में, मतलब ये कर देंगे तो क्या इकोनॉमिक में ये इम्पैक्ट हो जाएगा, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में पेस्ट करती है। ह्यूमन बिहेवियर क्या कहते हैं, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। जो मतलब रॉबिन्स के तहत अपन क्या बताते हैं, इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि अपन को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताती है। द बिहेवियर ऑफ एवरी पर्सन स्टडीज इन इकोनॉमी इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही लिव इन और आउट ऑफ द सोसाइटी। मतलब इसके अंदर यही बताया गया है कि अपन इकोनॉमिक्स के अंदर ना हर बंदे का बिहेवियर अपन चेक करते हैं, हर बंदे का अपन बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो अपनी इंडिया के अंदर रहता हो या फिर अपनी सोसाइटी के अंदर रहता हो या नहीं रहता हो, अपन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के थॉट्स एक तो मिलते नहीं है, ये आपको पता ही है। हर बंदा अलग सोचता है, हर बंदा अलग करता है, हर बंदे की अलग टीचिंग
अलग अलग टीचिंग होती है, अलग से पढ़ाता है, सभी का सभी मतलब क्या है, सभी का सभी अपनी एक यूनिक टेक्निक है, समझ रहे हो ना। अनलिमिटेड वांट्स क्या होते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑब्वियस सी बात है, हर ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड होती है भाई। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई देम ऑल, मतलब हर सभी की वांट्स कंप्लीट नहीं हो सकती एक टाइम पे, ये आपको पता ही है। इफ वन इज वांट इज सेटिस्फाइड अनदर क्रॉप अप, मतलब अगर आपकी एक वांट्स कंप्लीट होगी, जैसे मान लो कि आपको एक नया घर बनाना था, आपने घर बना लिया, तो आपकी दूसरी वांट स्टार्ट हो जाएगी कि यार अब मेरे को नई गाड़ी लेनी है, समझ रहे हो ना। इनफैक्ट देयर इज नो एंड टू वट अ मैन मे वांट, मतलब किसी का भी एंड नहीं है, किसी का भी एंड नहीं है। आप बोलोगे कि सर मुकेश अंबानी के पास तो मोटे पैसे हैं और उनका हो जाए, उनकी तो सारी वांट्स कंप्लीट हो जाती है, कि नहीं भाई नहीं, उन्होंने मान लो कि उन्होंने आज मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप ले रखा है अपने इंडिया के अंदर, बाहर भी ले रखा है, उनका और भी मन करता है कि भाई मैं और ले लूं, मतलब और मार्केट कैप बढ़ाऊं अपना। तो ये सभी की भाई, किसी की वोट्स कंप्लीट नहीं होती, सबको अपना देख के करना पड़ता है। आज एक वोट्स अगर आपकी कंप्लीट होगी तो दूसरी आप हमेशा अंदर से जनरेट हो जाएगी, हाँ अब मेरे को ये करना है। सही बात समझ में। स्केयर मीन्स थ्रो वांट्स आर अनलिमिटेड, द मीन्स एट द डिस्पोजल टू सेटिस्फाई दीज वांट आर स्केयर और लिमिटेड, मतलब अगर आपकी वांट्स ज़्यादा है तो रिसोर्सेज तो आपके पास कम है ना। सबसे बड़ी दिक्कत इकोनॉमिक्स के अंदर यही आती है, आपकी वांट्स तो ज़्यादा है, वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज जो उनको कंप्लीट करेगा वो तो लिमिटेड है ना आपके पास, समझ रहे हो ना। मान लो आपने सोच लिया कि भाई मैं भी है ना दूसरा अंबानी बनूंगा, भाई उनके लिए आपकी अपनी मतलब बोल सकते हैं ना अपन अपने पास जेब में भी तो उसके पास पैसे होने चाहिए, रिसोर्सेज तो कम है ना, समझ रही हो ना। अपने पास रिसोर्सेज ही नहीं है और अपन बात कर रहे हैं कि भाई क्या नाम है, मतलब मैं वर्ल्ड का या फिर अपन बोलते हैं ना इंडिया का फर्स्ट रिचेस्ट मैन बनूंगा, नहीं बन सकते भाई। रिसोर्सेज भी होने चाहिए उनके पीछे आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अब उनके पास कुछ थे जब भी वो आज इतना बड़ा मार्केट कैप लेके बैठे हैं, बातों में नहीं। हाँ मेहनत कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने रिसोर्सेज आप बढ़ाओ, मतलब जो चीज़ मतलब आपको चाहिए, जैसे मान लो आपको जल्दी सीए क्रैक करना है, ऑब्वियस सी बात है भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। आप सीए बनने के बाद जॉब करोगे या फिर खुद का बिजनेस खोलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मान लो कभी एक इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री लगानी है तो भाई उसके लिए आपको रिसोर्सेज तो चाहिए कि मैन जो देखो 4-5 मेन तो है ही, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 तो मेन है, वो रिसोर्सेज भी तो कम है, उनको भी तो पूर्ति करोगे, यही बताया गया। इसलिए अपन को वो रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए जो अपन को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। समझ में आया। अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स क्या होता है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स क्या होता है, वांट्स आर अनलिमिटेड बट मीन टू सेटिस्फाई दीज देम आर स्केयर, मतलब वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज स्केयर है। नॉट ओनली द मीन्स आर स्केयर बट कैन बी पुट टू अ नंबर ऑफ यूजेस, मतलब अपन को वो रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो अपन को एक्स्ट्रा मतलब अल्टरनेटिव यूज भी में भी काम आ जाए। जैसे कि मान लो एक अपन एग्जांपल लेते कोयल अपने केवल बहुत काम आती है, मतलब पेट्रोल बनाने के लिए भी काम आती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ आती है। कोल के अंदर मतलब अपन देखते हैं ना कि अपन ने सुना हुआ है कि भाई खजानों में से मतलब हीरे निकलते हैं, उसके लिए भी काम आती है, और भी मतलब मल्टीपल पर्पज़ है कोल यूज़ करने का, समझ रहे हो ना। तो ये अपन को मतलब वो रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए जिसके अपन को अल्टरनेटिव यूज़ भी आते रहे, ठीक है ना। दिस मेक देम ऑल द मोर मतलब मोर स्केर्स, मतलब अपन ये बता सकते हैं ये अपन को हेल्प कर सकता है कि अपने रिसोर्सेज बचे रहें। समझ में आया। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड, मतलब रॉबिन्स ने बताया गया कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है और इसके अंदर प्रॉब्लम भी आती है किसकी, चॉइस की, कि अपन क्या चूज करें, क्या चीज़ ले जो अपन को सेटिस्फैक्शन दे। लाइक एक एग्जांपल बताता हूँ, देखो सच्ची में स्केर्सिटी और उसका वांट्स का एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। आपका बर्थडे है, आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपये दिए, अब आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट आपको ड्रेस भी लेके आनी है खुद की, सेकंड आपको अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है, बर्थडे सेलिब्रेट भी करना है, तीसरा आपको है ना मतलब खुद की स्कूल बुक भी लेके आनी है, और आपको क्या नाम है थोड़े पैसे सेव भी करने हैं, फ्रेंड को पार्टी भी दे के आनी है, और क्या नाम है कुछ ड्रेस भी लेके आनी है। तो क्या आप 1000 रुपये में ये सारी जो थर्ड मैंने बोला है, बुक भी लेके आनी है, ये मतलब फ्रेंड्स को पार्टी देनी है, सेव भी करने हैं और ड्रेस भी लेके आनी है, क्या आपको 1000 रुपये में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी?
इम्पॉसिबल है, नहीं आएगी ना। क्यों? अब देखो आपकी वांट्स कितनी हाई हो गई, ड्रेस लेके आनी, बुक लेके आनी, सेव भी करनी है, और साथ साथ आपको क्या करना था, बताओ, पार्टी भी देनी थी। तो ये सारी देखो आपकी वांट्स हो गई, पर आपके पास रिसोर्सेज तो 1000 रुपये है ना। 1000 रुपये में तो ये सारी चीज़ें होंगी नहीं। सबसे बढ़िया एग्जांपल यही है। इसलिए आपको वो चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए आपको इनमें से देखनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि भाई आपने इसमें से छाट लिया कि मैं एक बुक ले आता हूँ, दोस्तों को पार्टी रहने देता हूँ, थोड़े से सेव कर लेता हूँ, और एक ड्रेस ले आता हूँ। तो आपने इसमें से चॉइस करी ना, और आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए सब ऐसे ही बोलते हैं कि है ना, आपको वो चीज़ चूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ अच्छी तरह से चूज़ करनी चाहिए जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे उस टाइम के लिए। समझ में आया? यही बताया गया है स्केर्सिटी डेफिनेशन के अंदर। अब बात करते हैं अपन ग्रोथ डेफिनेशन की। आज का लास्ट टॉपिक यहीं ख़त्म कर देंगे फिर इसके बाद, ठीक है ना। आपका फर्स्ट पार्ट फास्ट ट्रैक का यहीं ख़त्म कर देंगे। ग्रोथ डेफिनेशन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज अ ग्रोथ ओरिएंटेड। आज की जो इकोनॉमी है ना वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, मतलब हर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए आज के दिन। अगर आप मान लो ट्रेडिशनल, आप अगर मान लो पहले का कोई धंधा लेके बैठे हो, ऑब्वियसली बात है अगर उसको चलाना है ना तो आपको ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। आपके बिजनेस में ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। और ग्रोथ कैसे आएगी? पैसे से आएगी भाई। कोई भी बिजनेस करके बैठ लो ना आप, अगर आपको उस बिजनेस को ग्रोथ करनी है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जेब में कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह मतलब उस बिजनेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। आज कोई भी बिजनेस अगर आप लेके जाओगे, मतलब वर्ल्ड पे लेके जाओगे, या फिर आप अगर बोल रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी अगर वो बिजनेस लेके जाना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अपनी टेक्नोलॉजी साथ साथ आपको अपनी कैपिटल तो चाहिए। हर बिजनेस को ग्रोथ चाहिए। आपका बिजनेस जब ग्रोथ करेगा जब आप हाई प्रॉफिट कमाने लग जाओगे, साथ ही साथ आपके जितने भी मतलब जो पर्सन लगे वो सारे कोऑर्डिनेट करने लग जाएंगे। इसी कारण अपन बोल सकते हैं कि अपना जो बिजनेस है ना वो ग्रोथ पे है, और हर एक बिजनेस को ग्रोथ चाहिए। द ग्रोथ इकोनॉमिक्स इज अ मेजर कंसर्न ऑफ ऑल द इकोनॉमिक थ्योरी। मतलब ग्रोथ जो इकोनॉमिक्स है ना वो एक मेजर कंसर्न बन चुका है, मेजर प्रॉब्लम बन चुका है सभी इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर। द मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब इकोनॉमिक एज फॉलोज। जो मॉडर्न की जो इकोनॉमिस्ट है ना वो डिस्क्राइब करते हैं इकोनॉमी को कैसे। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी एंड अप चूजिंग अप विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है ना। तो बताया गया कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ अ मैन, मतलब एक कोई इंडिविजुअल या फिर कोई सोसाइटी, एंड अप या फिर चूजिंग विद और विदाउट द मनी, मतलब एक बिना के बिना, मतलब एक पैसे के बिना तो आज के दिन कोई ना कोई भी नहीं रह सकता भाई। किसी के पास अगर मान लो पैसे नहीं है ना वो जिंदा रह ही नहीं सकता। आज के दिन इतना ज़्यादा वो हो चुका है, सभी को पैसे की नीड होती है। आप भी स्कूल में आते हो या फिर आप कॉलेज में आते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, आपके फादर दुकान खोल के बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी पैसे चाहिए होते हैं। बिना पैसे तो आजकल भाई कुछ आता ही नहीं है। तो सभी को, आपके गोज में पैसे होंगे जब भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दे वुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब भाई अगर आपको मान लो कोई रिसोर्सेज भी खरीदने हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके गोज में पैसे होने ही चाहिए। आई बात समझ में? इट एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। मतलब अपने क्या करेंगे, कॉस्ट और बेनिफिट को इम्प्रूव करेंगे जिससे अपना रिसोर्स एलोकेशन होता रहे। ड्रॉ, अब इसके फीचर्स क्या है, जस्ट अ मिनट। हाँ, फीचर्स क्या है, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज क्या है, लाइक द scarcity economist Salomon also emphasizes the scarcity aspect of productive resources in an economic life of people in society. Resources are scarce but they have alternative uses in producing various goods for the satisfaction of human मार्ट। मतलब प्रोडक्शन रिसोर्सेज के अंदर अपन ग्रोथ कैसे कर सकती है, प्रोडक्शन रिसोर्सेज के अंदर अपन इसलिए ग्रोथ कर सकते हैं ताकि अपन वो चीज़ यूज़ करें, मतलब जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट हो, जो कि मतलब सामने कंजम्पशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। अपन वो चीज़ का प्रोडक्शन करें ना, लाइक एक मिल्क है,
ठीक है। मिल्क को अपन मिठाई बनाने के लिए भी काम करते हैं, मिल्क को अपन यूज़ करते हैं किसके लिए, पनीर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मिल्क से अपन बहुत चीज़ें, मिल्क से मतलब जैसे नॉर्मल मिल्क सभी घरों में जाता है, तो अपन उसके लिए तो वही बोल रहे थे कि अपन इस चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए, लाइक मान लो किसी ने डायरी खोल के बैठ गया, तो ऑब्वियसली बात है ना, गुड इफेक्ट है भाई, दूध मिलेगा तो मिठाइयों की दुकान चलेगी, साथ साथ जिन्होंने जो पनीर बेचते हैं उनकी दुकान चलेगी, जो दूध से मतलब भाई जो दूध वाले होते हैं उनका धंधा चलेगा, क्योंकि दूध मिल रहा है ना। तो ये अपन को इस चीज़ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, जिससे अपनी सोसाइटी को भी वेलफेयर हो, और अपन मतलब वेलफेयर इन द सेंस कि सोसाइटी को भी वो चीज़ का कंजप्शन ईजिली मिल सके, ठीक है ना। और अपन को वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कि अपन को अल्टरनेटिव यूज़ में भी हेल्प आए, उन चीज़ का प्रोटेक्शन करना चाहिए। समझ में आया? थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। द मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स विद द स्केयर मीन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज कंसर्न्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ दीज के रिसोर्सेज। मतलब अपन ने प्रोडक्शन कर लिया, अब अपन को वो चीज़ सारी कंजप्शन के साथ भी पहुँचानी है, और साथ साथ अपन को डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो ऑब्वियसली बात है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, कंजम्पशन भी करेंगे। समझ में आएगा? डायनेमिक एंड वाइडर डेफिनेशन, हाँ, द डेफिनेशन गिवन बाय सैलमोन इज डायनेमिक इन कंटेंट एंड वाइडर इन स्कोप. It pertains not only the present but also the future production and distribution aspect of the economic activity of the society. मतलब अपन को वो रिसोर्सेज भी यूज़ करने चाहिए, मतलब अपन को वो रिसोर्सेज भी यूज़ करने चाहिए, जैसे मतलब कम यूज़ करने चाहिए जो अपन को फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले हो। मतलब फ्यूचर में अपन ने, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई आज के दिन कोल पेट्रोल का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, और अपन ने सुना है कि भाई फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं मिलने वाली। तभी तो देखो आजकल बिजली वाली मतलब ऑटो रिक्शा आ गई है, गाड़ी आ गई है, स्कूटी आ गई है, ये सारी बिजली की आ गई है, क्योंकि भाई बिजली प्रोडक्शन होती है, मतलब बिजली को अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। बट ये कोल पेट्रोल ये तो बहुत कम हो चुके हैं, और आजकल देखो कि सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां ना सारी की सारी शिफ्ट किसके अंदर हो रही है, ईवी और सोलर के अंदर शिफ्ट हो रही है। क्योंकि पता है भाई ये सारे एक ना एक दिन कोल और पेट्रोल तो खत्म हो ही जाएगा, बचा कौन सा भाई, बचा ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी आज से ही सारे के सारे मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बताया गया है कि अपन को अपने रिसोर्सेज यूज़ मतलब कम ही यूज़ करने चाहिए, जो कि मतलब ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि मान लो आपके पास 1 लाख रुपए आए, आपने 1 लाख जाके आप क्या करना है, आपने क्या किया, आपने ना एक आईपैड खरीद लिया। अब आके 2-3-4 दिन बाद आना कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी, आपके पास रुपए नहीं है, तो इसलिए यही बोला गया कि आपके पास जो रिसोर्स है ना आप उसका मतलब प्रेजेंट में थोड़ा कम यूटिलाइज करो और फ्यूचर के लिए थोड़ा बचा के रखो। जब भी तो मम्मी और भाई बचा के रखती है। आपने देखा होगा क्या नाम है, चाय की उसमें मतलब मतलब चाय पत्ती रखी है, उसके ड्राम के अंदर 100 रुपये 200 रुपये ऐसे बचा के रखते हैं, क्योंकि पता है भाई इन फ्यूचर में अगर मान लो मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी या फिर कुछ काम आ गया, तो अपने पास रिसोर्सेज तो है ना, अपन उसको यूज़ तो कर सकते हैं ना। आई बात समझे? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपन को ना अपने रिसोर्सेज को ना अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वेस्ट नहीं होने चाहिए कोई भी रिसोर्सेज, क्योंकि अगर मान लो अगर अपना भाई प्रोडक्शन कम हो रहा है और मतलब जैसे अपन ने इनपुट ज़्यादा लगा रखा है और आउटपुट अपन को कम मिल रहा है, और आधा सामान अगर अपना वेस्ट हो रहा है ना, तो अपन को आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए बताया प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अपन को अपना रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए। समझ में आ गया? आई थिंक सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आज अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी, कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने पढ़ी थी आज वेलफेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी और ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ी थी। और अपन ने आज थोड़ा टॉपिक करा है, फर्स्ट पार्ट है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फास्ट ट्रैक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली बात है आप उसको कवर करते जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।